नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं गणपत पूनिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सेशन हमारा जो चल रहा था शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बात कर रहे हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती साइकोलॉजी को, जिसके दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे। पहले शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, उसका विकास, उसके महत्वपूर्ण क्या महत्व है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है, एक विद्यार्थी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था अधिगम। अधिगम क्या है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, अधिगम के प्रकार और अधिगम के सिद्धांतों के साथ साथ अभिप्रेरणा टॉपिक जो साथ में दे रखा वो भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो शिक्षा मनोविज्ञान सिलेबस है उसकी तीसरी यूनिट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो है शिक्षार्थी का विकास। ठीक है, शिक्षार्थी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। इसको शिक्षार्थी का विकास भी बोल सकते हैं, इसको आप अधिगम का विकास, अधिगमकर्ता का विकास भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये विकास कैसे शुरू होता है? विकास जब बच्चा भ्रूण अवस्था से लेके लास्ट तक उसका विकास का क्रम चलता रहता है। अधिगम वो सीखता रहता है कुछ ना कुछ। विकास एक रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है ना। विकास हमेशा एक स्थान से मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे चलता रहता है। ठीक है, तो यदि आप भी कर रहे हो ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर का टॉपिक है। यदि आप तृतीय श्रेणी या फिर आप रीड की तैयारी कर रहे हो तो इसके उसमें आपका ये टॉपिक नहीं दे रखा है। पीछे वाले दो टॉपिक है, अधिगम और शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास हुआ था अभी, वो दोनों टॉपिक तीनों ही, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, तीनों के अंतर्गत वो सिलेबस के अंदर दे रखा है, आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो शिक्षार्थी का विकास है, ये टॉपिक कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए ही सिलेबस के अंतर्गत दे रखा है। तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक हमारा काफ़ी लंबा चलने वाला टॉपिक है। कम से कम यदि मान लो मैं यदि क्लासें आपको बताऊँ ना, तो 12 से 15 के बीच में इसका ये जो हमारा सेशन रहेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा चलने वाला है। और इसमें से 2 क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा माथापंची की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि सर याद ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये टॉपिक समझना है और उस समझ के आधार पर आपके जो 2 क्वेश्चन आएंगे उसके 4 नंबर आपको द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा के अंदर आपको पूरे करने हैं। ठीक है, समझने की पूरी गारंटी मेरी रहेगी, बाकी आप साथ साथ चलते रहे। और इस सेशन को हम मजे से पढ़ते हुए शुरू करने जा रहे हैं। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, शिक्षार्थी का विकास। शिक्षार्थी का विकास शुरू करने से पहले हम इस विकास की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। शिक्षार्थी का इतिहास किस प्रकार से हुआ है, वो सारी चीज़ें आज के इस सेशन के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि विकास क्या है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी ना किसी रूप में चलती रहे। यानी एक मानव, चाहे आप किसी मानव एक प्राणी के अंतर्गत जो विकास की प्रक्रिया होता है, जब वो गर्भ यानी भ्रूण अवस्था, वो जब अपने माँ के पेट के अंतर्गत जब उनका बीजारोपण होता है, उस समय से लेके मृत्यु तक ये विकास एक स्टेप बाई स्टेप चलता आगे बढ़ता है। क्या कह रहे हैं? यानी गर्भधारण से लेके मृत्यु तक। आप इस चीज को आप याद रखें, आपसे पूछ लिया जाएगा कि विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है। आपसे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था। इस प्रकार से आपको कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन विकास गर्भधारण से लेके मृत्यु तक ये विकास चलता रहता है। ठीक है, इसकी गति कभी तीव्र होती है, जैसे एक एज में होती है ना, जो बाल्यावस्था, शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। जिन जिन अवस्थाओं में जैसे जैसे बालक है उसके अनुसार, उस अवस्था के अनुसार उनका विकास ऊपर नीचे होता रहता है। किसी अवस्था में तीव्र विकास होता है, किसी में धीरे होता है। ठीक है, लेकिन विकास की जो गति वो निरंतर
चलती रहती है। ठीक है, गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन, यानी मानव विकास का अध्ययन मनोवैज्ञानिक की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान का, यानी मानव विकास का मानव विकास का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी। इंग्लिश नाम भी आप साथ साथ में याद रखें। परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है, यानी पहले इस शाखा को क्या कहा गया है, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, और लेकिन अब क्या कहा गया है, इसको बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट इसको कहा गया है। ठीक है, इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है कि विकास चलने की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। विकास निरंतर चलने वाली है, लेकिन अवस्था के अनुसार वो उसकी गति मंद एवं तीव्र हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। मनोवैज्ञानिकों ने बाल मनोविज्ञान को बाल विकास उस समय कहना प्रारंभ किया जब बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बाल्य अवस्था से युवा अवस्था तक हो गया। यहाँ युवा अवस्था के युवक का अभिप्राय, यानी यहाँ जो युवा अवस्था दे रखा है ना, उसका अभिप्राय क्या है कि उस व्यक्ति से है जो यद्यपि सेक्स की दृष्टि से परिपक्व हो जाता है, परंतु उसे प्रौढ़ावस्था से संबंधित उत्तरदायित्वों, अधिकारों, सुविधाओं को रखने की दृष्टि से परिपक्व नहीं समझा जाता है। यानी इन्होंने कहा है कि युवावस्था का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति सेक्स की दृष्टि है, उसका शारीरिक रूप से वो युवा उसको मान लिया जाता है, लेकिन जो प्रौढ़ावस्था के अंदर जो व्यक्ति है उनके अंदर जो समझ होती है, उनका जो दायित्व होते हैं, उनके जो अधिकार, उनके जो कर्तव्य होते हैं, वो सारी समझ उस युवा अवस्था के अंतर्गत नहीं होती है। हाँ, उसका शारीरिक रूप बिल्कुल उसका तैयार है, ठीक है ना, लेकिन उसका सोचने समझने की क्षमता जितनी एक प्रौढ़ व्यक्ति की होती है उतनी उस युवा अवस्था के अंतर्गत नहीं होती है। एक मारवाड़ी मार अपने कहावत सुनी नहीं कि टाबरिया घर मांडे तो बाबो बुढ़ी क्यों लावे, यानी आदमी मैच्योर हो जाता है 25-26 साल तक शारीरिक रूप से बिल्कुल परिपक्व हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन उसका शरीर की ताकत उसके पास है, लेकिन उसके पास उसकी मानसिक ताकत, उसके बौद्धिक विचारों की ताकत उसके अंतर्गत नहीं पाई जाती है, जो एक 40 से ऊपर मतलब प्रौढ़ अवस्था व्यक्ति के अंतर्गत जो पाई जाती है। यानी आप किसी कार्य के प्रति आपकी सोच क्या होती है, एक प्रौढ़ व्यक्ति उस बात कार्य के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक सारे दृष्टिकोण देखता है, लेकिन यदि उसी कार्य को यदि मान लो युवा अवस्था के व्यक्ति को दिया जाता है तो वो उसका सकारात्मक, नकारात्मक और जो वर्तमान और जो बाद में जो उस कार्य को लेकर जो भी संबंधित चीज़ें होगी या परिणाम होगा वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो बोल रहे हैं फटाफट ये काम किया और फिनिश खत्म करो, लेकिन प्रौढ़ अवस्था वाला व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले सोचेगा कि इस कार्य को मुझे क्या करना चाहिए, इस कार्य के प्रति मेरी क्या दृष्टिकोण है, इस कार्य को यदि मैं करूँगा तो इसका सकारात्मक परिणाम क्या मिलेगा, इसका नकारात्मक परिणाम क्या मिलेगा, इस कार्य को करने के 100 साल मतलब 10 साल बाद मुझे इसका परिणाम क्या मिलेंगे, वो सारी चीज़ें सोचता है, समझता है, ठीक है ना। लेकिन एक युवा अवस्था एक पीढ़ी उस पीढ़ी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें नहीं सोची जाती हैं, ठीक है। तो उसका शारीरिक रूप से वो परिपक्व हो जाता है, लेकिन उसका मानसिक, उसका बौद्धिक विकास इतना परिपक्व नहीं माना गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, बाल विकास का संक्षिप्त इतिहास के बारे में बात करेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है। ये तो था हमारा बाल विकास किसको कहते हैं। अब इतिहास आ गया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनने के आपके बहुत ज्यादा चांसेज है। बात करते हैं 17वीं शताब्दी, किसकी 17वीं शताब्दी, कॉमेनियस, जॉन एमोस कॉमेनियस 1628 के अंतर्गत स्कूल ऑफ
इन्फेंसी की स्थापना की? किसने? कॉमेनियस ने। 17वीं शताब्दी के अंदर, शताब्दी पूछा जाए तो 17वीं शताब्दी, और यदि आपसे सन पूछा जाए तो 1628 के अंतर्गत। ठीक है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की उसने 1657 में। बालकों के लिए 2 पुस्तकों की रचना भी की है। ठीक है ना। किसने सबसे पहले? कॉमेनियस की बात करें, इसने सबसे पहले 2 पुस्तक बालकों के ऊपर सबसे पहले 2 पुस्तकों की रचना इसने की थी। कौन कौन सी पुस्तकें? प्रथम पुस्तक बालकों की प्राथमिक शिक्षा पर, तथा द्वितीय पुस्तक पाठ्य सामग्री को चित्रों की सहायता से रोचक बनाया गया है। यानी इस कॉमेनियस की इसने 2 पुस्तकों की रचना की। किसने? बालकों के ऊपर, जिसमें पहली पुस्तक के बारे में बताया गया है कि बालकों की प्राथमिक शिक्षा पर इसने बुक्स को लिखा था, और दूसरी पुस्तक है इसमें पाठ्य सामग्री को चित्रों की सहायता से रोचक बनाया। यानी आज भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं, जिस चैप्टर में आज हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में उन घटनाओं का समावेश होता है, एक चित्र बनाया जाता है कि इस प्रकार से 2 सेनाएं आपस में लड़ रही हैं। एक यदि मान लीजिए किसी राजा की प्रशासनिक व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उस राजा के दरबार को इस तरह से पेश किया जाता है कि हाँ वास्तव हम उस चीज़ को कल्पना के आधार पर सोचते हैं कि हाँ उस राज्य में इस प्रकार से कार्य होते हैं। यानी चित्रों के माध्यम से किसी पाठ्यक्रम को रोचक बनाया गया है। 17वीं शताब्दी के विद्वानों का ध्यान बालकों की ओर गया, और बालकों के प्रति उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। यानी सबसे पहले यदि हम बाल विकास की बात करें, ठीक है ना, तो 17वीं शताब्दी के अंदर कॉमेनियस आता है। उसने 2 पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक बालकों के पाठ्यक्रम पे थी, और दूसरी पुस्तक उस पाठ्यक्रम की जो सामग्री थी उसको चित्रों के माध्यम से उसको रोचक बनाया गया। ठीक है ना। और 17वीं शताब्दी के समय ही मनोवैज्ञानिकों का ध्यान किस पे गया? बाल विकास पर गया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आगे। 18वीं शताब्दी में कुछ दार्शनिक, ठीक है, जॉन लॉक 1632 से 1704, थॉमस 1588 से 1679, जे रॉस ने बालकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया। यानी 18वीं सदी पर बात करें, 17वीं सदी पर बात करें तो कॉमेनियस, 18वीं सदी पर कुछ दार्शनिक आ जाते हैं, जैसे जॉन लॉक आ जाते हैं, थॉमस हॉब आता है, ठीक है, और जे रॉस आ जाता है। तो बालकों के अध्ययन पर इन्होंने विशेष बल दिया। और 18वीं शताब्दी में पैथोलॉजी ने बालक विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको आप नोट कर लें, ठीक है, अंडरलाइन कर लें इस चीज को कि सर्वप्रथम बालक विकास की सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने दिया था? तो पैथोलॉजी ने सबसे पहले 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विवरण दिया गया था। और ये विवरण किस पर आधारित था? बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। ठीक है, और उनका ये अध्ययन उनके अपने ही 3 वर्षीय पुत्र पर किया था। जर्मनी के चिकित्सक टाइडमैन ने भी अपने बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास का निरीक्षण कर एक विवरण तैयार कर उसे प्रकाशित करवाया गया। यानी सबसे पहले पैथोलॉजी ने 18वीं शताब्दी के अंतर्गत बाल विकास की सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण इसने प्रस्तुत किया गया था, और वो वैज्ञानिक बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। और सबसे अच्छी बात, उसने अपने स्वयं के पुत्र 3 साल के पुत्र पर इसने वो विवरण प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार एक जर्मनी के चिकित्सक हैं, कौन है? टाइडमैन। उन्होंने अपने बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास का निरीक्षण कर एक विवरण तैयार कर उसे प्रकाशित करवाया, और ये अध्ययन भी बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। आपसे पूछा जाए कि जो बाल विकास वैज्ञानिक जो था, क्या बोले इसको, वैज्ञानिक विवरण जो प्रस्तुत किया गया था वो किस आधारित था? तो वो बेबी बायोग्राफी के आधारित था। सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी में पैथोलॉजी ने किया था, और उसके बाद जर्मनी के चिकित्सक
टाइडमैन ने भी अपने बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का निरीक्षण कर उसे एक विवरण पर तैयार करके उसको प्रकाशित करवाया और वही लेख इस बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट। क्या हुआ? ठीक है, 19वीं शताब्दी में ही अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चलाया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन कहाँ चलाया गया, तो अमेरिका के अंतर्गत चलाया गया। इस आंदोलन के जन्मदाता कौन है? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल है, आप थोड़ा डॉल मत पढ़ना, इसको हॉल पढ़ लेना, स्टैनली हॉल। ठीक है, 1893 अपने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की तथा बायोग्राफी भी तैयार की। यानी 19वीं शताब्दी के अंतर्गत बाल विकास या बाल अध्ययन पर आंदोलन चल रहा था, कहाँ? अमेरिका के अंतर्गत। और इस आंदोलन के जन्मदाता थे स्टैनली हॉल और अपने चाइल्ड स्टडी सिक्योरिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की और इसकी बायोग्राफी भी क्या इन्होंने तैयार करवाई। उन्होंने बाल विकास संबंधित अध्ययन में प्रश्नावली विधि का भी उपयोग किया गया। यह भी पूछा जा सकता है कि जो स्टैनली हॉल ने जो आंदोलन चलाया था, उसने जो संस्था का क्या किया था, संस्थानों को स्थापित किया था और जो बायोग्राफी तैयार कर रही थी वो बाल विकास के संबंधित अध्ययन में प्रश्नावली विधि का भी इन्होंने उपयोग किया था। इस विधि के आधार पर बालकों की अभिवृत्ति और रुचियों का अध्ययन भी किया जा सकता है। यानी प्रश्नावली विधि के माध्यम से बालक की रुचियां और बालक की अभिवृत्तियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में सली एक मनोवैज्ञानिक है ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। यह भी इम्पोर्टेंट है कि इंग्लैंड के एक मनोवैज्ञानिक है सली, जिन्होंने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। हॉल ने पेडागोजिकल सेमिनी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ करवाया था, जिसका उद्देश्य बाल विकास संबंधित लेखों का प्रकाशन करना था। यानी बाल विकास संबंधी लेखों का प्रकाशन करना किसका उद्देश्य था? इसका हॉल का था। इसने कौन सी एक पत्रिका का प्रकाशन करवाया था? तो पेडागोलॉजी सेमिनरी के अंतर्गत इन्होंने करवाया था। ठीक है, प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुई थी। यानी प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 के अंतर्गत की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था जो बाल अपराधी है उनको सुधारा कैसे जाए, इस संस्थान के अंतर्गत सुधारने का प्रयास किया गया। अब आते हैं हमारी बाल विकास की प्रमुख परिभाषाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल तैयार रहें परिभाषा के लिए। बर्क ने 2000 के में परिभाषा दी, उसके अनुसार क्या है कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। यानी बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था यानी जन्म से पूर्व यानी भ्रूण अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाली सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। यानी इन्होंने क्या कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत एक बालक का जन्म पूर्व यानी भ्रूण अवस्था से लेकर उसका परिपक्व अवस्था, जब तक बालक पूर्ण रूप से परिपक्व यानी शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक उसके अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? बाल विकास के अंतर्गत। ठीक है, फिर दूसरे एक मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे क्रो और क्रो। इन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ से
किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी ये क्या क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी वो कहता है कि एक बालक का अध्ययन क्रो एंड क्रो के अनुसार कहता है कि एक बालक का अध्ययन बाल विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत किया मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, जिसके अंतर्गत बालक की जन्म पूर्व से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक सारा उसका वर्णन उसके अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। फिर आपके सामने आता है जेम्स ड्रेवर। 1968 में इन्होंने परिभाषा दी, कहा है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रही मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी ये भी बर्ग के अनुसार इनकी परिभाषा दे रखी है। बर्ग और इनकी परिभाषा लगभग सेम है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में जाके आप इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। ये क्या कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें परिपक्व जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। आपको इस प्रकार से एक शब्द को पकड़ना है कि मानव का अध्ययन की परिभाषा किसने दी? तो जेम्स ड्रेवर ने दी, ठीक है। और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, ठीक है। यानी इससे बाल मनोविज्ञान के अंदर सारा हम बालकों के ऊपर ही वर्णन करेंगे, लेकिन क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? वे क से क्रो और क से किशोरावस्था, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से वर्ड पकड़ने, आपको वहाँ सेकंड ग्रेड के अंदर आपको कोई थ्योरी पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया जाएगा। आपको उस परिभाषा को पकड़ना है, क्योंकि परिभाषा याद करना आसानी का काम नहीं है, ठीक है ना। तो आपको एक परिभाषा के अंतर्गत आप एक शब्द पकड़ो, यहाँ क्रो एंड क्रो, तो क्रो का क से किशोरावस्था, ठीक है। और बर्ग ने क्या कहा कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाला जो परिवर्तन है, बर्ग क्या कर रहा है? परिवर्तन। ये परिभाषा लिखने के बाद एक लाइन आप और लिख दो कि बर्ग क्या कर रहा है? परिवर्तन। तो जैसे ही आपने परिवर्तन शब्द पकड़ा, आपको सीधा उस मनोवैज्ञानिक का नाम याद आ जाएगा कि हाँ, ये उस मनोवैज्ञानिक ने ये परिभाषा दी है। तो बर्ग क्या कह रहे हैं कि जो जन्म पूर्व अवस्था से लेकर जो परिपक्व अवस्था तक जो भी सारे परिवर्तन होते हैं उसका बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। क्रो क्या कहता है कि किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, ठीक है। और जेम्स ड्रेवर क्या कह रहे हैं कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक हो रहे एक मानव का अध्ययन किया। जेम्स ड्रेवर कह रहा है कि मानव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट परिभाषा आपकी आइजनेक के अनुसार। आइजनेक क्या कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और विकास से है। यानी इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्व अवस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा लगभग वही है, इसको थोड़ा बड़ा ऐसे करा, क्योंकि जन्म से पूर्व कौन सी है? गर्भकालीन अवस्था है। और गर्भकालीन अवस्था के बाद जिसका बालक का जन्म होता है, जन्म के बाद शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद परिपक्व अवस्था। यानी ये जो सारे शब्द हैं ये आपको इसमें विस्तार से दिए हैं, और यहाँ पे इन्होंने विस्तार से इतना ही कहा जन्म से परिपक्व अवस्था, यानी जन्म से परिपक्व अवस्था के बीच में ये सारी अवस्थाएं आ जाती हैं। तो क्या कह रहे हैं? गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक बालकों की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी उनका मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी एक शिक्षार्थी का विकास इस प्रकार से होता है। या आज हमने शिक्षार्थी की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में देखा, इनका इतिहास को हमने समझने की कोशिश की,
नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी वो मनोवैज्ञानिक, जो भी आगे की हमारी क्लास रहेगी वो नेक्स्ट रहेगी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और हाँ, शेयर करते रहो। बाकी हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो सिलेबस है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का, वो हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करवाने का। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, कम से कम 15 क्लास आप मान के चलो, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लेके शॉर्ट, मतलब 15 20 25 30 मिनट की क्लास के अंदर आप भी बोर ना हो, आपको वो सारी चीज़ें समझ सके। ठीक है ना, इस प्रकार से हम क्लास को तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।